चलो तो हेलो एवरीवन। कल हमने एग्जाम्पल नंबर 2 शिल्पा एंड कतरीना आर द पार्टनर्स, राइट, तो उसे हमने डिस्कस किया, राइट। उसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने की हमने कल 9 स्टेप्स देखी थी, है कि नहीं। तो उसमें से हमने स्टेप 1 फॉर्मेट रेडी कर लिया, स्टेप 2 हमने क्वेश्चन को स्टार्ट टू एंड पढ़ लिया, स्टेप 3 हमने कल एडजस्टमेंट्स पढ़ के एडजस्टमेंट्स के लिए भी ट्रायल बैलेंस पे टिक मार्क कर लिया, राइट। तो कल हमने स्टेप 3 तक सम सॉल्व किया था, राइट। आज हम स्टेप 4 ऑनवर्ड स्टेप 9 तक आगे जाएंगे। इज इट क्लियर, राइट। तो स्टेप 1 हमने फॉर्मेट रेडी किया, स्टेप 2 हमने क्वेश्चन पढ़ा, स्टेप 3 हमने एडजस्टमेंट्स के लिए टिक मार्क किया। अब स्टेप 4 क्या कहता है? तो स्टेप 4 कहता है कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को एक एक करके आपके फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में पोस्ट करो, राइट। तो हमें यहां पर पोस्टिंग करना है। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज व्हाट? पोस्टिंग। पोस्टिंग करते वक्त हमें क्या याद रखना है कि हमें ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को फाइनल अकाउंट्स पे पोस्ट करना है, राइट। तो पोस्टिंग करते वक्त हमें याद रखना है कि ट्रायल बैलेंस के आइटम जब भी आप फाइनल अकाउंट्स पे पोस्ट करोगे तो हर एक आइटम एक ही बार रिकॉर्ड करेगा, वन इफेक्ट फॉर ईच एंड एवरी आइटम, राइट। उसके लिए कल हमने और एक लॉजिक सीखा था कि डेबिट साइड वाला आइटम हमेशा आइदर आपका खर्चा या फिर एसेट होगा एंड क्रेडिट साइड वाला आइटम आपका इनकम या फिर लायबिलिटी होगा। तो इसी लॉजिक को यूज करते वक्त हम क्या करेंगे? आज पोस्टिंग करेंगे। तो स्टेप 4 अभी हम करेंगे, दैट इज पोस्ट ट्रायल बैलेंस आइटम टू द फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट, राइट। तो पोस्टिंग पर जाने से पहले ये हमारी सम सॉल्व करने की शुरुआत है। जो हमने पहले 3 स्टेप्स की थी वो बेसिक वर्किंग था, फॉर्मेट रेडी किया, सम पढ़ा एंड एडजस्टमेंट टिक मार्क किया। आज हम एक्चुअल में पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे, राइट। तो पोस्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज हमेशा याद रखनी है, राइट। ये आपका फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट है। हमने ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया हुआ है, साथ ही साथ हमने नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है, राइट। तो जब हम पोस्टिंग करेंगे तो पोस्टिंग से पहले ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ एक बेसिक फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है और कुछ बेसिक एंट्रीज की रिक्वायरमेंट है कि सम सॉल्व करने से पहले हमेशा ये 4 आइटम्स पहले से ही लिखा करो। ये पहले इसलिए लिखने हैं क्योंकि बाद में उसके लिए अगर जगह नहीं बची तो, राइट। ये 4 आइटम ईच एंड एवरी क्वेश्चन में आएंगे, राइट। तो इन चारों को पहले से ही अपने सही जगह लिख के रखना है। तो जो पहला आइटम ट्रेडिंग में लिखना है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट के फर्स्ट लाइन पर हम लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक। तो पहला आइटम हम क्या लिख रहे हैं ट्रेडिंग के डेबिट में? 2 ओपनिंग स्टॉक। उसकी अमाउंट जब मिलेगी तब लिखेंगे। अभी जस्ट हमसे ट्रेडिंग के डेबिट में पर्टिकुलर्स कॉलम में लिख रहे हैं 2 ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट जब मिलेगी तब उसकी अमाउंट हम लिखेंगे, राइट। तो अभी जस्ट हम 2 ओपनिंग स्टॉक लिख रहे हैं। अब ओपनिंग स्टॉक होता क्या है बेसिकली? तो स्टॉक यानी कि गुड्स जो अनसोल्ड आपके पास गोडाउन में बचे हैं या दुकान में बचे हैं, राइट। अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड मतलब ये अभी तक बेचे नहीं गए, आपके पास बचे हुए हैं। ओपनिंग यानी कि ये पिछले साल के बचे हुए गुड्स जो हम पिछले साल से इस साल आगे लेके आए। इट इज कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर टू दिस ईयर, राइट। पिछले साल से हम इस साल आगे लेके आ गए, राइट। तो इसलिए इसको साल के शुरुआत वाला स्टॉक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ओपनिंग स्टॉक। तो जब भी हम ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे, है कि नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट है ये, ट्रेड की शुरुआत करेंगे, परचेस करेंगे, सेल करेंगे, तो हम ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे विद पिछले साल का स्टॉक। तो इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में हम सबसे पहले आइटम क्या लिखेंगे? 2 ओपनिंग स्टॉक। फिर उसके सेकंड लाइन पर हम लिखेंगे 2 परचेसेस अकाउंट। क्या लिखेंगे सेकंड आइटम? 2 परचेसेस। 2 परचेसेस मतलब ओपनिंग स्टॉक के साथ शुरुआत किया, फिर इस साल हम और कुछ गुड्स परचेस करेंगे। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग के डेबिट में हम परचेस एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्चे लिखेंगे, जैसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, है कि नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक के बाद सेकंड आइटम आपका हमेशा आना चाहिए 2 परचेसेस, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक लिखा, 2 परचेसेस लिखा। अगेन इनकी अमाउंट्स अभी नहीं लिखनी है, जब हम सम सॉल्व करेंगे, ट्रायल बैलेंस से पोस्टिंग करेंगे तब इनकी अमाउंट हम लिखेंगे। इज इट क्लियर, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक लिख लिया, परचेसेस लिख लिया। क्रेडिट साइड में आ जाओ, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पहला आइटम हम फिर से लिखेंगे बाय सेल्स। क्या लिखेंगे? बाय सेल्स। बाय सेल्स अगेन कल हमने डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग क्रेडिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में परचेस रिलेटेड एंड ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम सेल्स लिखेंगे, जो माल खरीदा उसे हम बेचेंगे। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय सेल्स, राइट। बाय सेल्स के बाद लीव 3-4 लाइंस, 4 लाइंस छोड़ो, 4 लाइन छोड़ने के बाद लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, राइट। तो ये 4 पिलर हमेशा हमें पहले से ही लिख के रखने, इनकी अमाउंट जब मिलेगी तब हम लिखेंगे। अभी बस ये 4 पिलर लिख रहे हैं, राइट, ताकि इनमें बाद में लिखने में गड़बड़ ना हो, राइट। तो ट्रेडिंग के डेबिट में पहला आइटम आएगा ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग के डेबिट में दूसरा आइटम आएगा परचेसेस, ट्रेडिंग के क्रेडिट में फर्स्ट लाइन पर आएगा बाय सेल्स एंड ट्रेडिंग के डेबिट में आफ्टर सेल्स 4-5 लाइनें छोड़ के आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक।
इज इट क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक यानी कि स्टॉक जो साल के एंड में अनसोल्ड बचा है, इस साल के एंड में जो अनसोल्ड बचा है उसे हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं टू द नेक्स्ट ईयर, राइट? तो शुरुआत में हमने ओपनिंग स्टॉक लिखा, वैसे हम एंड में क्लोजिंग स्टॉक लिख रहे हैं, इज इट क्लियर? ओपनिंग स्टॉक चला गया ट्रेडिंग के डेबिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, इज इट क्लियर? तो ये 4 पिलर एक बार हमारे लिख के हो गए, तो इन्हें लिखने के बाद अब हम ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम को पोस्ट करेंगे, राइट? तो हमारा स्टेप 4 अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस आइटम टू आवर फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट, राइट? तो पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं, तो पोस्टिंग स्टार्ट करने से पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो हम डेबिट साइड में जितने भी आइटम्स दिए पहले उनको पोस्ट करेंगे एक एक करके, फिर क्रेडिट साइड में जितने आइटम्स दिए उनको हम पोस्ट करेंगे। तो जब हम डेबिट साइड पोस्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि डेबिट वाला आइटम आपका खर्चा या फिर एसेट ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अगर वो खर्चा है तो फिर आपको सोचना है कि वो प्रोडक्शन का खर्चा है या परचेसेस का खर्चा है या प्रोडक्शन परचेसेस का नहीं है। अगर वो प्रोडक्शन एंड परचेसेस का खर्चा है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, अगर वो परचेसेस एंड प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है तो वो P&L के डेबिट में जाएगा इफ इट इज एक्सपेंस। अगर वो एसेट है तो इट इज वेरी सिंपल, एसेट है तो उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में पोस्ट करो। अगर वो खर्चा है तो फिर आगे और सोचो कि ये प्रोडक्शन एंड परचेसेस से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में जाएगा, अगर वो खर्चा प्रोडक्शन या परचेसेस से रिलेटेड नहीं है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, एज सिंपल एज दैट। गेटिंग इट राइट? तो शैल वी स्टार्ट द पोस्टिंग? तो एक एक करके हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पहले पोस्ट करेंगे, फिर हम क्रेडिट साइड पर चलते हैं। तो डेबिट में पहला आइटम आपको दिया है लैंड एंड बिल्डिंग। तो पहला आइटम क्या है आपके पास डेबिट में? लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये डेबिट का पहला आइटम है, डेबिट है, तो डेबिट का आइटम आइदर एसेट होगा या फिर खर्चा होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग इज आवर प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी यानी कि एसेट्स है, ये आपका बिलोंगिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग इज योर प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी यानी कि एसेट्स। तो लैंड एंड बिल्डिंग को हम पोस्ट करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, राइट? तो लैंड एंड बिल्डिंग जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, राइट? बट क्या हमने लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक मार्क किया हुआ है? हैव वी पुट अ टिक मार्क ऑन लैंड एंड बिल्डिंग? द आंसर इज यस, हमने लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक मार्क किया हुआ है, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग पे देयर इज एडजस्टमेंट, नीचे एडजस्टमेंट है ना, तो हमने लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक मार्क किया हुआ है। तो हम लैंड एंड बिल्डिंग की जो अमाउंट है उसे इनर कॉलम में लिखेंगे। तो एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, इनर कॉलम में 37,800, एंड उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम एरो लिखेंगे, एरो ड्रॉ करेंगे, राइट? तो लैंड एंड बिल्डिंग इज आवर एसेट, तो ये चला गया एसेट्स में, राइट? एक लाइन छोड़ के हमने एरो किया। अभी हमने लाइन क्यों छोड़ी? तो ये लाइन हमने एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए छोड़ी है। तो जिन जिन आइटम्स पे टिक मार्क है, याद रखो, जिन जिन आइटम्स पे टिक मार्क है उन्हें आपको इनर कॉलम में लिखना है। इज इट क्लियर? तो जिन आइटम्स पे टिक मार्क है वो इनर कॉलम में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और एरो करेंगे। जिन आइटम्स पे टिक मार्क नहीं है वो डायरेक्टली आउटर अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग इज आवर एसेट्स, वो एसेट्स में चला गया। लैंड एंड बिल्डिंग पर हमने ट्रायल बैलेंस पर टिक मार्क किया है, इसलिए उसे हमने इनर कॉलम में लिखा, एक लाइन छोड़ के एरो किया। इज इट क्लियर? अब लैंड एंड बिल्डिंग के बाद अगला आइटम है आपका फर्नीचर। क्या है अगला आइटम? फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या है? फर्नीचर इज अगेन योर प्रॉपर्टी, आपका एसेट है, तो फर्नीचर भी जाएगा एसेट्स में। अगेन फर्नीचर पे भी टिक मार्क है, तो फर्नीचर की भी अमाउंट 17,250 हम इनर कॉलम में लिखेंगे एंड एक लाइन छोड़ के एरो करेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर एसेट है। अगला आइटम देखते हैं, अगला आइटम इज सन्ड्री डेटर्स। क्या है नेक्स्ट आइटम? सन्ड्री डेटर्स, राइट? नाउ व्हाट डू मीन बाय डेटर्स? तो हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। डेटर्स यानी कि वो लोग जिनसे हमें पैसा आना है, राइट? डेटर्स यानी कि कौन? जिनसे हमें पैसा आना है। तो इट इज आर व्हाट? रिसीवेबल, पैसा आना बाकी है। तो पैसा आना बाकी इज ऑलवेज एसेट फॉर अस। पैसा अगर आना बाकी है तो इट इज व्हाट? एसेट फॉर अस। तो सन्ड्री डेटर्स हमेशा इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन जाएगा एसेट साइड में। सन्ड्री डेटर्स यानी कि वो लोग जिनसे हमें पैसा आना बाकी है, तो डेटर्स इज आर एसेट। आना बाकी है मतलब एसेट, और उसका उल्टा देना बाकी है मतलब लायबिलिटी, एज सिंपल एज दैट। सन्ड्री डेटर्स इज व्हाट? सन्ड्री डेटर्स इज आर एसेट। तो ये हम पोस्ट करेंगे ऑन द एसेट साइड, सन्ड्री डेटर्स, बट उस पर 2 टिक मार्क है। तो उन 2 टिक मार्क के लिए हम क्या करेंगे? सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट 40,000 इनर कॉलम में लिखेंगे एंड उसके बाद हम 3 लाइंस छोड़ के एरो करेंगे। कितनी लाइन छोड़ोगे? 3 लाइंस। अभी लाइन का हिसाब कैसे लगाना है? एज सिंपल एज दैट। अगर एक टिक मार्क है तो एक लाइन छोड़नी है, 2 टिक मार्क है तो 2 का डबल 4, -1 करोगे तो 3। तो अगर एक से ज्यादा टिक मार्क है तो उसका डबल -1, इतनी आपको लाइंस छोड़ के एरो करना है। तो 2 टिक मार्क का डबल इज 4, -1 इज 3। तो आपको डेटर्स की अमाउंट 40,000 अंदर लिखनी है, उसके बाद लीव 3 लाइंस एंड देन पुट अ एरो। इज इट क्लियर? राइट? तो सन्ड्री डेटर्स तक हमारा पोस्टिंग हो गया। सन्ड्री डेटर्स इज व्हाट? आर एसेट्स।
राइट। डेटर्स मतलब कौन, जिनसे पैसा आना बाकी है, तो आना बाकी यानी कि एसेट, राइट। तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम पर, वो है स्टॉक। ब्रैकेट में दिया है 1 अप्रैल 2018, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। Now what is 1 अप्रैल? तो 1 अप्रैल इज द डेट, राइट। अभी हम जो फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं वो कौन से डेट पे बना रहे हैं, वो हम बना रहे हैं 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 इज द ईयर एंड, साल खत्म हो रहा है कि नहीं। तो 1 अप्रैल इज द डेट जहां पर साल शुरुआत हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2018 इज द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर एंड 31 मार्च 2019 इज द एंड ऑफ द ईयर। हम फाइनल अकाउंट्स हमेशा कब बनाते हैं, एंड ऑफ द ईयर में। अब ये जो क्वेश्चन में स्टॉक दिया है, ये स्टॉक उन्होंने कहा है 1 अप्रैल 2018 यानी कि साल के शुरुआत वाला स्टॉक है। तो जो साल के शुरुआत वाला स्टॉक है वो हमारे लिए हमेशा होता है ओपनिंग स्टॉक। साल की शुरुआत में जो स्टॉक होता है वो हमारे लिए क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। या सिंपल एक चीज दिमाग में नोट डाउन कर लो, वो ये है कि ट्रायल बैलेंस में जब भी आपको स्टॉक दिया जाएगा वो हमेशा ओपनिंग स्टॉक होगा, एज क्लियर एज दैट। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होगा वो हमेशा क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। एंड ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा, तो वो ऑलरेडी हमने क्वेश्चन के शुरुआत में कहा लिखा था, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ऑलरेडी हमने लिखा है टू ओपनिंग स्टॉक। अब बस उसके सामने यू हैव टू पुट द अमाउंट एज 65,000। तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट कितनी है, 65,000। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमेशा कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट का फर्स्ट आइटम बनेगा ओपनिंग स्टॉक, उसकी अमाउंट इज 65,000, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम पर। नेक्स्ट आइटम इज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स ₹400। क्या है नेक्स्ट आइटम, बैड डेब्ट्स है। कितने बैड डेब्ट्स है आपके, 400 रुपए की बैड डेब्ट्स है। तो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है, बैड डेब्ट्स मतलब पैसा डूब गया। पैसा डूब गया मतलब क्या, कि आपने किसी को माल उधार बेचा था, उसने आपको पैसे नहीं लौटाए, आपको किसी से पैसे आने थे, राइट। आपने किसी को माल उधार दिया था या पैसे उधार दिए थे, किसी से पैसे आने थे, तो उस कस्टमर ने या उस डेटर ने, डेटर मतलब वही लोग जिनसे पैसा आना होता है, तो डेटर्स ने आपके 400 रुपए नहीं दिए, बिना दिए वो भाग गया या बिना दिए वो कहीं पर चला गया। अब आप उसे मांग रहे हो लेकिन वो दे नहीं रहा है, राइट। तो जो पैसा इररिकवरेबल है, जो मनी, पैसा आना बाकी है बट अब रिकवर नहीं हो सकता है, तो इररिकवरेबल अमाउंट इज कॉल्ड एज बैड डेब्ट्स। ये 400 रुपये आपका बैड डेब्ट्स है। बैड डेब्ट्स यानी कि क्या हुआ, अगेन ये डेबिट साइड का आइटम है, तो ये एसेट या फिर खर्चा होगा, है कि नहीं। बट ये बैड डेब्ट्स, ये एसेट हो सकता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है क्या, बैड डेब्ट्स आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। बैड डेब्ट्स यानी कि आपका पैसा डूब गया, यानी कि आपके लिए लॉस है। लॉस यानी कि खर्चा, है कि नहीं। लॉस एक्सपेंस इज वन एंड द सेम। तो लॉस खर्चा जब भी आता है तो हम आगे सोचेंगे कि ये जो खर्चा है बैड डेब्ट्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है क्या, मतलब आप जब गुड्स प्रोड्यूस करते हो या जब आप गुड्स खरीदते हो तब आपके बैड डेब्ट्स होते हैं क्या। द आंसर इज नो, बैड डेब्ट्स इज नॉट रिलेटेड टू परचेस या प्रोडक्शन, है कि नहीं। तो जो खर्चा परचेस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कहाँ जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बट बैड डेब्ट्स को हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि बैड डेब्ट्स पर नीचे एडजस्टमेंट दी है, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइटम। इसके बाद जब भी बैड डेब्ट्स आपको आएगा एंड बैड डेब्ट्स पर नीचे एडजस्टमेंट दी जाएगी, तो बैड डेब्ट्स का पोस्टिंग हम अभी नहीं करेंगे, उसे हम एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर। तो जो आपका एडजस्टमेंट है आगे, चौथा एडजस्टमेंट आपको दिया है आरडीडी एंड बैड डेब्ट्स का, उसके साथ हम ये बैड डेब्ट्स का पोस्टिंग करेंगे। तो अभी क्या करो, अभी बैड डेब्ट्स पर हैशटैग दो। हैशटैग मतलब क्या, कि दिस इज पेंडिंग फॉर पोस्टिंग। हैशटैग का मतलब, कल भी हमने आरडीडी पे हैशटैग दिया था, तो हैशटैग का मतलब क्या, दिस इज पेंडिंग फॉर पोस्टिंग। इसका पोस्टिंग अभी भी पेंडिंग है, वी हैव नॉट येट पोस्टेड इट। तो इसे हम एडजस्टमेंट के साथ पोस्ट करेंगे, राइट। तो बैड डेब्ट्स को हम अभी पोस्ट नहीं करेंगे, बैड डेब्ट्स पर हम हैशटैग करके आगे बढ़ रहे हैं। सो अभी बैड डेब्ट्स हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर बैड डेब्ट्स हमें रिकॉर्ड करना होता तो हम P&L के डेबिट में लिखते, क्योंकि बैड डेब्ट्स हमारा लॉस है, खर्चा है, एक्सपेंस है। इज इट क्लियर। बट बैड डेब्ट्स को अभी हम पोस्ट नहीं करेंगे, उसे एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर। तो बैड डेब्ट्स को छोड़ के हम अगले आइटम पर चलते हैं। तो व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम, बैड डेब्ट्स के बाद आपका अगला आइटम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या है आपके लिए, तो प्रिंटिंग स्टेशनरी फिर से डेबिट में है। तो ये एसेट है क्या, स्टेशनरी आपकी एसेट है क्या, प्रॉपर्टी है क्या। द आंसर इज नो, स्टेशनरी इज नॉट योर प्रॉपर्टी, है कि नहीं। आप एक बार स्टेशनरी खरीदते हो तो उसे 10-12 साल यूज करते हो क्या, नहीं ना। स्टेशनरी यूज करते हो, वो खत्म हो जाती है, फिर आप नई स्टेशनरी परचेज करते हो, वो खत्म होती है। तो स्टेशनरी इज योर एक्सपेंस, इट इज नॉट योर एसेट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज योर एक्सपेंस, राइट। बट अगेन क्या ये खर्चा परचेज प्रोडक्शन से रिलेटेड है, द आंसर इज नो, है कि नहीं। परचेस प्रोडक्शन के जब हम गुड्स परचेज करते हैं, जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम प्रिंटिंग स्टेशनरी पे खर्चा करते हैं क्या, द आंसर इज नो। तो
तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा, तो ये खर्चा है बट ये परचेस प्रोडक्शन का नहीं है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कल हमने डिस्कशन किया था इसके ऊपर कि ट्रेडिंग के डेबिट में हम परचेस एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चे लिखेंगे एंड P&L के डेबिट में हम बाकी के सारे खर्चे लिखेंगे। तो जो खर्चे परचेस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। इज इट क्लियर, राइट? तो हम डेबिट साइड जब भी पढ़ेंगे तो डेबिट का आइटम एसेट होगा या फिर खर्चा होगा। एसेट होगा तो वो बैलेंस शीट एसेट्स में जाएगा, अगर वो एसेट नहीं है, खर्चा है, तो खर्चे में से जो परचेस एंड प्रोडक्शन का खर्चा है वो ट्रेडिंग में जाएगा, जो खर्चा परचेस या प्रोडक्शन का नहीं है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। एज सिंपल एज दैट, राइट? तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारे लिए खर्चा है बट परचेस प्रोडक्शन का नहीं है, तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करेंगे एज टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ₹4,000। इज इट क्लियर, राइट? तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया हमारा। अब अगला आइटम क्या है आपका, वेजेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय वेजेस? तो वेजेस का सिंपल मतलब है मजदूरी, राइट? जो मजदूर लोग होते हैं उनको हम वेजेस पे करते हैं। मजदूर लोग मतलब जो फैक्ट्री में काम करते हैं, राइट? लेबर्स, तो लेबर को हम जो पैसा देते हैं उसे वेजेस कहते हैं, राइट? द अमाउंट पेड टू लेबर इज कॉल्ड एज वेजेस। ये एक प्रकार का पगार है बट वेजेस आर जनरली पेड डेली या फिर वीकली, राइट? एंड जो ऑफिस में स्टाफ काम करता है उन्हें सैलरी मिलता है, सैलरी इज पेड मंथली, है कि नहीं? तो वेजेस आर जनरली पेड ऑन डेली बेसिस और ऑन अ वीकली बेसिस, तो उसे मजदूरी कहते हैं हम। उसे अगर हिंदी में कहेंगे तो वेजेस इज नथिंग बट मजदूरी। मजदूरों को या लेबर को जो पगार देते हो उसे मजदूरी यानी कि इंग्लिश में वेजेस कहते हैं, राइट? तो वेजेस हम किसे पे करते हैं, तो वेजेस इज पेड टू लेबर, है कि नहीं? वेजेस इज पेड टू द लेबर। तो लेबर का काम क्या है, तो लेबर कहां पर काम करता है, तो लेबर फैक्ट्री में प्रोडक्शन से या परचेसेस से रिलेटेड काम करता है कि नहीं? लेबर का काम क्या है, टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। तो लेबर को आप जो पगार देते हो, अब ये एसेट है क्या, वेजेस कैन नॉट बी एसेट। वेजेस आपका खर्चा, आप पे करते हो, यू आर पेइंग वेजेस, आप मजदूरी पे कर रहे हो। तो वेजेस इज आर एक्सपेंस। और ये खर्चा किससे रिलेटेड है, ये खर्चा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड, ये खर्चा प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो वेजेस को हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में पोस्ट करेंगे। ये खर्चा है तो ट्रेडिंग के डेबिट में ही आएगा, राइट? डेबिट का आइटम खर्चा या फिर एसेट होगा। अगर खर्चा है तो ट्रेडिंग के डेबिट में या P&L के डेबिट में आएगा। तो ये खर्चा प्रोडक्शन से रिलेटेड इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। तो ट्रेडिंग के डेबिट में हम लिखेंगे टू वेजेस, बट वेजेस पे देयर इज अ टिक मार्क, है कि नहीं? तो हम वेजेस को क्या करेंगे, इन अ कॉलम में लिखेंगे, सॉरी, राइट? तो वेजेस कहां पर जाएगा, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो वेजेस हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 3000, बट उसकी अमाउंट हम इन कॉलम में लिखेंगे क्योंकि वेजेस पे देयर इज अ टिक मार्क। तो 3000 हम इन कॉलम में लिखेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे एंड एरो करेंगे। इज इट क्लियर? जिस आइटम्स पे टिक मार्क है उन्हें इन कॉलम में लिखना है, एक लाइन छोड़ना है। अब वेजेस की बात चलते हैं अगले आइटम पर। अगला आइटम है सैलरीज, राइट? तो अभी मैंने डिस्कस किया था सैलरीज। वेजेस यानी कि मजदूर को जो पगार देते हैं वो वेजेस, लेबर को जो हम पैसा पे करते हैं दैट इज वेजेस, एंड जो स्टाफ, ऑफिस स्टाफ है उसे हम जो पैसा देते हैं दैट इज सैलरी, राइट? वो सैलरी भी हमारा खर्चा है, बट सैलरी प्रोडक्शन या फैक्ट्री से रिलेटेड या परचेस से रिलेटेड है क्या? नहीं। सैलरी हम किसे देते हैं, ऑफिस स्टाफ को। तो ऑफिस स्टाफ ऑफिस में बैठ के काम करता है, इट इज नो वे रिलेटेड टू परचेस एंड प्रोडक्शन। तो सैलरी हमारा खर्चा है बट वो परचेस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू सैलरीज। उसकी अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि सैलरी पे भी टिक मार्क है। तो इनर कॉलम में हम लिखेंगे 5000, एक लाइन छोड़ के एरो करेंगे, राइट? जिन आइटम्स पे टिक मार्क है अंदर लिखना है, एक लाइन छोड़ के एरो करना है, राइट? सैलरीज के बाद अगला है कैरेज इनवर्ड। क्या है अगला आइटम? कैरेज इनवर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय कैरेज? कैरेज यानी कि सिंपल मतलब है ट्रांसपोर्टेशन। कैरेज यानी कि व्हाट? ट्रांसपोर्टेशन, राइट? जब आप माल या सामान, गुड्स एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाते हो, है कि नहीं? तो उसके लिए जब आप ट्रांसपोर्टर को पैसा देते हो तो उस पैसे को कहते हैं कैरेज। अब कैरेज दो तरह के होते हैं, एक होता है कैरेज इनवर्ड यानी कि जब हम सामान खरीदते हैं तब, और दूसरा होता है कैरेज आउटवर्ड। आउटवर्ड यानी कि जब आप माल बेचते हो तब, राइट? तो अभी जो आपको कैरेज दिया वो है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा तब हुआ जब हमने सामान खरीदा, जब हम सामान परचेस किया, राइट? तो कैरेज इस खर्चा, और ये कब हो रहा है? जब हम सामान परचेस कर रहे हैं। तो कैरेज इनवर्ड खर्चा है एंड इट इज रिलेटेड टू द परचेसेस, तो ये जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में मैं लिखूंगा टू कैरेज इनवर्ड,
इस पर कोई टिक मार्क नहीं है, तो इसकी अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में मैं लिखूंगा 4000। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड 4000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में। इज इट क्लियर? तो कैरेज तक हमारा पोस्टिंग हो गया, कैरेज इनवर्ट हो गया। अब अगला आइटम क्या है कैरेज इनवर्ट के बाद? वो है सेल्स रिटर्न। क्या है अगला आइटम? सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का मतलब है जो हमने माल बेचा उसमें से कुछ माल रिटर्न आया। जब आप सामान बेचते हो, सेल्स करते हो, तो उसमें से कुछ सामान आपको वापस आया। वापस क्यों आया? क्योंकि जो आपने कस्टमर को बेचा था, कस्टमर को वो पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव निकला, राइट? तो वो कस्टमर ने आपको वापस कर दिया। तो सेल्स रिटर्न हमेशा सेल्स से सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा सेल्स रिटर्न? आपने जो माल बेचा था वो वापस आया, मतलब जितना माल मैंने बेचा था उसमें से कुछ माल वापस आया, मतलब मेरे सेल्स कम हो जाएंगे, है कि नहीं? मैंने अगर 1 लाख का माल बेचा और उसमें से 5000 का माल वापस आया, तो 1 लाख में से मैं 5000 माइनस करूंगा, मतलब मेरे नेट सेल्स इज 95,000 ओनली। मैंने 1 लाख का माल बेचा था, 5000 का वापस आया, तो मेरे नेट सेल्स इज 95,000। तो सेम लॉजिक पर अभी हमारा सेल्स रिटर्न कितना है? अभी हमारा सेल्स रिटर्न है 2000 रुपया, है कि नहीं? तो ये सेल्स रिटर्न मैं क्या करने वाला हूँ? सेल्स से सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। सेल्स कहाँ है? तो हमने क्वेश्चन के शुरुआत में ही सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में फर्स्ट लाइन पर लिखा था बाय सेल्स, अमाउंट नहीं लिखी थी उसकी, राइट? उसकी अमाउंट अभी तक हमें क्वेश्चन में नहीं मिली है, जब मिलेंगी तब हम सेल्स की अमाउंट लिखेंगे। अब उसी सेल्स के नेक्स्ट लाइन पर मैं लिखूंगा माइनस सेल्स रिटर्न इन अ कॉलम में 2000, माइनस सेल्स रिटर्न इन अ कॉलम में 2000। इज इट क्लियर? ये 2000 लिख के मैं वहीं पर छोड़ दूंगा। सेल्स की अमाउंट जब मिलेगी तो सब्ट्रैक्ट करके मैं अमाउंट बाहर निकालूंगा। एज क्लियर एज दैट। तो बाय सेल्स ऑलरेडी हमने लिखा हुआ था, माइनस मैंने क्या किया? सेल्स रिटर्न 2000 लिख लिया, राइट? तो ये हमारा सेल्स रिटर्न का पोस्टिंग। सेल्स रिटर्न जब भी आएगा वो सेल्स से सब्ट्रैक्ट होगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। सेल्स रिटर्न के बाद अगला आइटम है आपके लिए ड्राइंग्स। उसके नीचे उन्होंने शिल्पा के 2000 एंड कतरीना के 3000। दे हैव गिवन यू व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की एंट्री ऑलरेडी हमने कैपिटल अकाउंटिंग में सीखी थी, है कि नहीं? इससे पहले हमने कैपिटल अकाउंटिंग सीखा था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग। तो ड्राइंग्स हम कहां पर पोस्ट करेंगे? तो ड्राइंग्स हम पोस्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, फिर से हम वही रिपीट कर रहे हैं। तो ड्राइंग्स जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू ड्राइंग्स, शिल्पा के कॉलम में 2000 एंड कैटरीना के कॉलम में 3000। इज इट क्लियर? शिल्पा के कॉलम में 2000, कतरीना के कॉलम में 3000। तो ये हमारा ड्राइंग्स का पोस्टिंग हो गया। अब हम चलते हैं ड्राइंग्स के बाद अगला दिया हुआ आइटम। ड्राइंग्स के बाद दिया है उन्होंने डिस्काउंट। क्या दिया उन्होंने? डिस्काउंट। अब सिर्फ उन्होंने वर्ड बोला है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट फिर से 2 तरह के होते हैं। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, मतलब हम जब लोगों को डिस्काउंट देते हैं, और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अब इट इज़ वेरी सिंपल। डिस्काउंट अलाउ मतलब हमने लोगों को डिस्काउंट दिया, मतलब हमें पैसे कम मिले, वी रिसीव्ड लेस अमाउंट। तो जब हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं, जब हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो डिस्काउंट हमारे लिए बन गया नुकसान या फिर खर्चा, है कि नहीं? और जब हमें डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट रिसीव जब होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड इज हर फायदा, क्योंकि हमने कम पैसे पे किए। एज सिंपल एज दैट। डिस्काउंट अगर हम अलाउ करते हैं तो हमारे लिए खर्चा है कि नहीं? और जब हमें डिस्काउंट मिलता है, जब आप कुछ खरीदी करते हो, सिर्फ 1000 रुपये का माल है और सामने वाला बोलता है 100 रुपये कम दे दो, मतलब हमें डिस्काउंट मिला, 100 रुपये हमारा फायदा है। और उसका उल्टा, जब हम अगर किसी को सामान बेचते वक्त 2000 रुपये का सामान बेच रहे हैं और उसको बोला 200 रुपये कम दे दो, तो हमें 200 रुपये कम मिले। हमने डिस्काउंट अलाउ किया इसलिए हमें 200 रुपये कम मिले। तो 200 रुपये जो हमने डिस्काउंट अलाउ किया, दैट इज आर लॉस, खर्चा। तो ये लॉस परचेज से प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। ये जब हम माल बेचते तब डिस्काउंट अलाउ करते हैं कि नहीं? तो डिस्काउंट अलाउड अगर है तो वो खर्चा है, डिस्काउंट रिसीव्ड अगर है तो वो इनकम है, राइट? अब ये जो डेबिट में आपको डिस्काउंट दिया, उन्होंने आगे ये बोला नहीं कि ये रिसीव्ड है या अलाउड है कि नहीं? तो डिस्काउंट अगर डेबिट में है तो डेबिट का आइटम हमेशा एसेट या फिर खर्चा होगा, है कि नहीं? तो ये डेबिट में है, मतलब ये डिस्काउंट आपके लिए खर्चा है, नथिंग बट दिस इज डिस्काउंट अलाउड। इज इट क्लियर? तो डेबिट साइड में अगर डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंट अलाउड कहलाएगा। क्रेडिट साइड में अगर डिस्काउंट है तो डिस्काउंट रिसीव्ड कहलाएगा। डेबिट का डिस्काउंट डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का डिस्काउंट क्रेडिट में जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो ये डिस्काउंट इज ऑन द डेबिट साइड, है कि नहीं? मतलब ये खर्चा है। तो ये खर्चा कब, ये डिस्काउंट हम कब ऑफर करते हैं? जब हम माल बेचते हैं तब। तो ये जो डिस्काउंट है ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अगेन ये परचेस प्रोडक्शन का खर्चा नहीं है। डिस्काउंट हम जब माल बेचते हैं तब अलाउ करते हैं, तो ये खर्चा है बट परचेस प्रोडक्शन का नहीं है, इसलिए ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैं लिखूंगा टू डिस्काउंट, अमाउंट है डिस्काउंट की 2030 यानी कि 2030, राइट? डिस्काउंट के बाद अगला आइटम है
एडवांस गिवन टू शाहरुख, राइट। तो जो शिल्पा एंड कतरीना है ये पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, राइट। इन्होंने शाहरुख, शायद उनका फ्रेंड होगा या उनके जानने वाला होगा या उनका कोई कस्टमर होगा या उनका कोई सप्लायर होगा, राइट। तो उन्होंने शाहरुख को क्या किया, एडवांस में 10,000 रुपये दे दिए। उन्होंने 10,000 रुपये शाहरुख को क्या दिया है, एडवांस दिया है। मतलब कुछ दिनों बाद शाहरुख से ये पैसा वो वापस लेंगे या फिर शाहरुख से उन्हें कुछ सामान मिलने वाला है। दिस इज एडवांस। हम काम करने से पहले जब किसी को एडवांस पैसे देते हैं तो उसे हम एडवांस कहते हैं ना, कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको कुछ काम दिया और कहा कि ये काम करो, आपने बोला कि काम मैं तब करूंगा जब आप एडवांस पे करोगे। एडवांस मतलब काम होने से पहले मैं आपको कुछ पे कर रहा हूँ, राइट। अभी तक आपने काम नहीं किया, आई हैव गिवन यू एडवांस, राइट। तो जब आप एडवांस देते हो, एडवांस गिवन इज योर एसेट, राइट। एडवांस अगर आप देते हो, इसका लॉजिक इज वेरी सिंपल। अगर आपको किसी को पैसा देना बाकी है, देना बाकी मतलब अभी तक पे नहीं किया है, देना बाकी है, तो देना बाकी इज योर लायबिलिटी, है कि नहीं। तो देना बाकी है ये उसका अपोजिट है, हमने पहले ही दे दिया, काम होने से पहले ही दे दिया, राइट। अगर देना बाकी है तो लायबिलिटी, तो काम होने से पहले ही अगर मैंने दे दिया तो एडवांस बिकेम माय एसेट। तो अगर मैं किसी भी को या किसी को या कोई भी पेमेंट में अगर एडवांस में देता हूँ, यानी कि काम होने से पहले देता हूँ, तो एडवांस इज ऑलवेज माय एसेट, राइट। तो एडवांस गिवन टू शाहरुख विल गो टू दी एसेट साइड। तो एसेट्स में मैं लिखूंगा एडवांस गिवन टू शाहरुख, राइट। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एडवांस गिवन टू शाहरुख के बाद है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड एज द नेम सजेस्ट, जो जेब में मेरे पास पैसा है, जो मेरे हाथ में पैसा है या मेरे पॉकेट में पैसा है या मेरे दुकान के ड्रॉअर में जो पैसा है, कैश। तो कैश इज एसेट, डेबिट है। तो ये खर्च, कैश जो है आपके पास वो खर्चा नहीं है, कैश जो है दैट इज योर बिलोंगिंग, आपकी कैश है। तो कैश इज योर एसेट, तो कैश जाएगा ऑन द एसेट साइड। कैश के बाद है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक इज ऑल्सो योर एसेट। बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है, आपका पैसा ना, इट बिलोंग्स टू यू, इट इज योर प्रॉपर्टी, इट इज योर बिलोंगिंग। तो कैश एट बैंक भी जाएगा एसेट साइड में। कैश एट बैंक के बाद है इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट कौन सा साइड पर है, ये डेबिट साइड पे है, राइट। तो इंटरेस्ट एसेट नहीं होता है, ये प्रॉपर्टी नहीं, इंटरेस्ट डेबिट में है, मतलब ये खर्चा है, राइट। तो इंटरेस्ट खर्चा कब होता है, जब आपने किसी से कर्जा लिया है, आपने लोन लिया है, तो उस लोन पर आपने कुछ इंटरेस्ट पे किया है। तो इंटरेस्ट इज ऑन द डेबिट साइड, मतलब इट इज योर एक्सपेंस। बट अगेन इंटरेस्ट हम परचेस करते वक्त या गुड्स को प्रोड्यूस करते वक्त पे करते हैं क्या, आंसर इज नो। इंटरेस्ट इज पेड जनरली ऑन द लोन, जो हम कर्जा लेते हैं लोन पर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट है ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टू इंटरेस्ट 1000 रुपीज। तो इंटरेस्ट कहां पर आएगा, 1000 रुपीज, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम इज कमीशन। तो ये कमीशन फिर से डेबिट में है, तो कमीशन हम पे करते हैं, है कि नहीं। तो ये एसेट नहीं, ये फिर से खर्चा है। तो कमीशन हम कब पे करते हैं, तो कमीशन हम जब माल किसी को बेचने के लिए कहते हैं, है कि नहीं। एजेंट थ्रू हम अगर माल बेच रहे हैं तो उस एजेंट को हम कमीशन पे करते हैं। तो कमीशन हमारा खर्चा है, बट अगेन ये परचेस प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो कमीशन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मैं लिखूंगा टू कमीशन 2000 रुपीज। इज इट क्लियर। अब कमीशन के बाद अगला आइटम है रॉयल्टी। वेरी इंटरेस्टिंग आइटम, रॉयल्टीज, राइट। नाउ व्हाट इज रॉयल्टी। तो रॉयल्टी भी हमारा खर्चा है, रॉयल्टी हम पे करते हैं। अब रॉयल्टी के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रॉयल्टी समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, राइट। लॉजिकली रॉयल्टी को याद रखो, राइट। तो रॉयल्टी का मतलब है, लाइक फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, राइट, एंड मिस्टर ए ने एक दवाई का फॉर्मूला बनाया हुआ है, राइट। वो एक कह सकते हैं ही इज अ रिसर्चर और ही इज अ साइंटिस्ट, राइट। तो उसने किसी बीमारी के ऊपर एक दवाई का फॉर्मूला बनाया हुआ है, राइट। अब उसके पास फॉर्मूला तो है, बट बिंग अ पर्सन, अकेला है वो, तो वो उस दवाई को मास स्केल पर प्रोड्यूस करके बेच नहीं सकता, राइट। अगर आपको दवाई का फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूला से आपको दवाई बना के लोगों तक पहुंचानी है, राइट, बेचनी है। तो लोगों तक पहुंचानी तो आपको उस दवाई को मास स्केल पे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। मान लो मैं ए हूँ, मैंने एक फॉर्मूला इजाद किया है किसी दवाई का, राइट। अगर मुझे उसे लोगों तक पहुंचाना है तो मुझे उस दवाई को प्रोड्यूस करके लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, बट मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसके लिए फैक्ट्री लगा सकूं और उसे फॉर्मूला से जो दवाई है वो बना के मैं बेच सकूं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना फॉर्मूला किसी बड़े कंपनी को जो ऑलरेडी दवाइयाँ बना रही है उनको मैंने यूज करने के लिए दे दिया। मैंने उनको कहा फॉर्मूला मेरा है, राइट, आप इससे दवाइयाँ बनाओ एंड आप उसे बेचो, मैं आपको परमिशन देता हूँ।
फॉर्मूला मेरा है, मैंने दवाई का फॉर्मूला बनाया है, बट मेरे पास कैपेसिटी नहीं कि मैं उसे प्रोड्यूस करके बेच सकूं। तो मैं आपको राइट्स देता हूं कि ये मेरा फॉर्मूला आप यूज करो, दवाइयां बनाओ एंड इन दवाइयों को बेचो, राइट। लेकिन आप फ्री में नहीं कर सकते हो ये, राइट। फॉर्मूला मेरा है, आप दवाइयां बना के आप बेचोगे, पैसा आपको मिलेगा, तो उसके बदले में आपको मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, राइट। तो रॉयल्टी इज नथिंग बट अ पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस कर रहा है, दवाइयां प्रोड्यूस कर रहा है। सो इट इज अ पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर टू द पेटेंट होल्डर। आई एम द पेटेंट होल्डर, मेरे पास उस दवाई का फॉर्मूला है, मैंने उस फॉर्मूले को पेटेंट किया हुआ है, राइट। मैंने गवर्नमेंट के साथ उस पेटेंट लिया हुआ है कि दैट फॉर्मूला कैन बी यूज्ड बाय मी या इट कैन बी यूज्ड बाय एनीवन, जिसे मैं परमिशन दूंगा। बदले में मैं क्या करूंगा, सामने वाले से रॉयल्टी क्लेम करूंगा। तो फॉर्मूला मेरा है, मैंने सामने वाले को मेरा फॉर्मूला दिया, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से सामने वाली कंपनी उस प्रोडक्ट को बना के बेच रही है, राइट। और उनके पास जो पैसा आ रहा है, उन पैसों से वो मुझे रॉयल्टी पे कर रहे हैं। तो वो रॉयल्टी पे क्यों कर रहे हैं मुझे? टू यूज माय फॉर्मूला, एज सिंपल एज दैट। तो जो प्रोडक्शन वाली जो कंपनी है, जो मेरी दवाइयां बना रही है, वो मुझे रॉयल्टी क्यों पे कर रही है? तो मुझे रॉयल्टी पे कर रही है बिकॉज दे आर यूजिंग माई फॉर्मूला, राइट। अगर वो मुझे रॉयल्टी पे नहीं करेंगे तो कैन दे यूज माई फॉर्मूला? आंसर इज नो। तो उनको अगर मेरा फॉर्मूला यूज करके प्रोड्यूस करनी है दवाई, राइट, दवाई प्रोड्यूस करने के लिए फॉर्मूला चाहिए, तो अगर उनको मेरा फॉर्मूला यूज करना है एंड दवाई अगर प्रोड्यूस करनी है, तो दे हैव टू पे मी रॉयल्टी। इफ दे डोंट पे मी द रॉयल्टी, दे कैन नॉट प्रोड्यूस द मेडिसिन। तो सेम इज हियर इन आवर क्वेश्चन। यहां पर शिल्पा एंड कतरीना किसी को रॉयल्टी पे कर रहे हैं। कितनी रॉयल्टी पे कर रहे हैं? दे आर पेइंग अ रॉयल्टी ऑफ ₹2000, राइट। तो दे आर पेइंग। अगर वो रॉयल्टी पे नहीं करेंगे तो वो किसी को भी रॉयल्टी पे कर रहे हैं, उसका जो कुछ भी फॉर्मूला होगा या जो कोई भी इन्वेंशन होगा, वो ये दोनों यूज नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैंने कहा था कि अगर आप रॉयल्टी पे नहीं करोगे तो रॉयल्टी इज बेसिकली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, है कि नहीं। दवाई प्रोड्यूस कर रहे थे सामने वाली कंपनी मेरे फॉर्मूले के हिसाब से, है कि नहीं। तो अगर वो मुझे रॉयल्टी पे नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सेम वे यहां पर शिल्पा कतरीना जब किसी को रॉयल्टी दे रही है तो दे आर यूजिंग समबडीज फॉर्मूला टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो अगर वो रॉयल्टी पे नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। तो रॉयल्टी पे करना जरूरी है टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, है कि नहीं। तो यहां पर रॉयल्टी बन गया आपका प्रोडक्शन का खर्चा। रॉयल्टी का खर्चा है, कौन सा खर्चा है? प्रोडक्शन का खर्चा। इफ यू हैव टू कंटिन्यू विद द प्रोडक्शन यूजिंग समबडीज फॉर्मूला, देन यू हैव टू पे देम द रॉयल्टी। तो रॉयल्टी आपका खर्चा है एंड ये आपके प्रोडक्शन का खर्चा है। तो रॉयल्टी प्रोडक्शन का खर्चा है, इसलिए वो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। रॉयल्टी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। मैं लिखूंगा टू रॉयल्टीज इन अ कॉलम में 2000। वाई इन अ कॉलम? बिकॉज रॉयल्टी पे भी टिक मार्क है, तो जिन आइटम्स पे टिक मार्क है वो मैं इन अ कॉलम में लिखूंगा, उसके नीचे एक लाइन छोड़ के मैं एरो करूंगा। इज इट क्लियर? तो रॉयल्टी तक सबके आइटम्स क्लियर है। रॉयल्टी यानी कि हमने डेबिट का सेकंड लास्ट आइटम पोस्ट किया। अब डेबिट का लास्ट आइटम आपको दिया है परचेसेस 50,000। तो परचेस यानी कि मैंने सामान खरीदा, तो परचेसेस मेरा खर्चा है। जब मैं सामान लेके आता तो आई हैव टू पे, तो परचेसेस मेरा खर्चा। तो परचेस यहां पर लिखते हैं, परचेसेस से रिलेटेड खर्चे हम लिखते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, राइट। बट ट्रेडिंग के डेबिट में ऑलरेडी हमने 2 परचेसेस लिखा हुआ है। इज इट क्लियर? तो मैं उस 2 परचेसेस के सामने 50,000 रुपए लिखूंगा, लेकिन लिखने से पहले मैं एक चीज कंफर्म करूंगा कि आपके क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में चेक करो कि क्या उन्होंने परचेस रिटर्न दिया हुआ है क्या। जैसे सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, वैसे परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होता है। अगर क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न माइनस दिया है तो इस परचेस रिटर्न को आपको परचेसेस से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो परचेसेस से 50,000 एंड क्रेडिट साइड में उन्होंने परचेस रिटर्न दिया है क्या? तो चेक करो इन योर क्वेश्चन। तो यस, उन्होंने क्रेडिट साइड में परचेस रिटर्न आपको दिया हुआ है। कितना दिया है परचेस रिटर्न? तो उन्होंने दिया है परचेस रिटर्न 1480। कितना दिया है परचेस रिटर्न? 1480। तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेडिंग के डेबिट में जाऊंगा। सेकंड लाइन पर ऑलरेडी हमने 2 परचेसेस लिखा है, उसके सामने इनर कॉलम में मैं परचेसेस की अमाउंट 50,000 लिखूंगा एंड उसके नेक्स्ट लाइन पर मैं लिखूंगा माइनस परचेस रिटर्न 1480। तो 1480 माइनस करने के बाद फाइनल आंसर बाहर बचेगा 48,520। इज इट क्लियर? तो परचेसेस 50,000
माइनस परचेस रिटर्न 1480, बाहर बचा 48,520। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन में परचेसेस आएगा तो ऑपोजिट साइड यू हैव टू चेक इज देयर एनी परचेस रिटर्न। पहले से ही अगर परचेस रिटर्न है तो वो आपको सबट्रैक्ट करके लिखना है, एज क्लियर एज दैट, राइट। तो हमारे डेबिट साइड का पोस्टिंग हो गया। अब हम चलते हैं ऑन द क्रेडिट साइड एंड एक एक करके क्रेडिट साइड का पोस्टिंग हम करते हैं। इज इट क्लियर, राइट। तो डेबिट के सारे आइटम समझ में आ गए। हमने लैंड एंड बिल्डिंग से लेके परचेसेस तक सारे आइटम्स पोस्ट किए। जिन आइटम्स पे एडजस्टमेंट थी वो हमने इनर कॉलम में लिखा है, उस पर टिक मार्क किया। इज इट क्लियर। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड के एक एक आइटम हम पोस्ट करेंगे। अगेन उन्हें जब हम पोस्ट करेंगे तो हमारा लॉजिक वही होगा कि क्रेडिट का आइटम आइदर आपका इनकम या फिर लायबिलिटी कहलाएगा, राइट। फिर उस पोस्टिंग के बाद हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। चलो, तो क्रेडिट साइड में आ जाओ आपके ट्रायल बैलेंस के। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में पहला आइटम आपको दिया है कैपिटल शिल्पा एंड कतरीना का। पहला आइटम क्या दिया आपको? शिल्पा एंड कतरीना का कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ जाएगा? तो कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैपिटल, ये ऑलरेडी हमने कैपिटल अकाउंटिंग में सीखा है, तो मैं डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। शिल्पा का 45,000 एंड कतरीना का भी 45,000। इज इट क्लियर? अगला आइटम दिया है उन्होंने बिल्स पेएबल। तो एज द नेम सजेस्ट, बिल पेएबल, बिल का पैसा देना बाकी है, पेएबल है तो देना बाकी मतलब लायबिलिटी। कीप इट इन माइंड, राइट। दिमाग में ठूस लो, बिल पेएबल देना बाकी है, तो एनीथिंग पेएबल, पेएबल मतलब देना बाकी है, तो देना बाकी इज ऑलवेज लायबिलिटी। तो बिल्स का पैसा देना बाकी है, बिल पेएबल इज आर लायबिलिटी, तो वो मैं पोस्ट करूंगा ऑन द लायबिलिटी साइड, बिल्स पेएबल, राइट। ये लायबिलिटी में हम पहली बार एंट्री कर रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर लायबिलिटीज में जब आप एंट्रीज करोगे तो ऊपर की एक 4 से 5 लाइन ब्लैंक छोड़नी है। क्यों? आगे जाके समझ में आएगा। तो ये चीज याद रखो कि लायबिलिटी के पहले 4-5 लाइंस ब्लैंक छोड़ के फिर लिखना है। तो पहले 4-5 लाइन ब्लैंक छोड़ो एंड फिर लिखो बिल्स पेएबल, अमाउंट इज 17,500, राइट। बिल्स पेएबल के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से लिया हुआ टेम्पररी लोन। ओवरड्राफ्ट इज टेम्पररी कर्जा फॉर शॉर्ट पीरियड, तो इट इज लोन, कर्जा, मतलब मुझे ये पैसे वापस करने हैं, तो इट बिकेम माय लायबिलिटी। अगेन बैंक ओवरड्राफ्ट इज माय लायबिलिटी, तो उसे मैं लायबिलिटीज में पोस्ट करूंगा, राइट। तो बिल्स पेएबल के नीचे नेक्स्ट आइटम आएगा आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट है 10,000 रुपीज, राइट। नेक्स्ट आइटम इज परचेस रिटर्न, जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। परचेस रिटर्न ऑलरेडी हम परचेस से सबट्रैक्ट कर चुके हैं, तो उसे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर यानी कि वो लोग जिनको हमें पैसा देना बाकी है। जैसे हमने डेबिट साइड में सन्ड्री डेटर्स था, डेटर्स मतलब कौन? जिनसे पैसा आना बाकी है। वैसे ही उसका उल्टा सन्ड्री क्रेडिटर मतलब जिनको पैसा देना बाकी है। इफ आई ओ समबडी, मुझे किसी को पैसे देने बाकी है, तो सामने वाले पर्सन को हम कहेंगे क्रेडिटर। तो क्रेडिटर यानी कि वो लोग जिनको मुझे पैसा देना बाकी है। तो अगेन देना बाकी है, देना बाकी है मतलब लायबिलिटी, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी जाएगा लायबिलिटीज में। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखेंगे हम लायबिलिटी में 22,000। इज इट क्लियर? सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद अगला आइटम है बैंक लोन। तो नाम में ये लोन, कर्जा है कि नहीं? कर्जा यानी कि मैंने बैंक से कर्जा लिया है, मुझे उसे थोड़ा थोड़ा करके बैंक को रिपे करना है। तो अगेन बैंक लोन इज माय लायबिलिटी, तो ये भी जाएगा लायबिलिटीज में, बैंक लोन 15,000। इज इट क्लियर? अगला आइटम इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो नाम में ये इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट मिला है कि नहीं? तो एनीथिंग विच यू रिसीव इज योर इनकम, फायदा है। इंटरेस्ट मिला तो ये हमारा फायदा है, इनकम है, राइट। तो अब जब भी फायदा होता है, इनकम होता है, तो हमने डिस्कस किया है कि इनकम फायदा है, क्रेडिट में लायबिलिटी या फिर इनकम ही मिलेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा फायदा है। तो फायदा हम कहाँ लिखेंगे? तो फायदा हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। नाउ व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, राइट। तो हमने जब फॉर्मेट डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम सेल्स इनकम लिखेंगे, इनकम विच इज रिलेटेड टू सेल्स विल गो टू ट्रेडिंग क्रेडिट। एंड बाकी कोई भी इनकम हो, सेल्स के अलावा अगर आपको कुछ भी चीज मिलती है, सेल्स के अलावा अगर आपको कोई भी इनकम होता है, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। इज इट क्लियर? तो P&L के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, उसकी अमाउंट है 1,500, राइट। अगले आइटम पर चलते हैं, RDD। तो RDD पर हमने ऑलरेडी हैशटैग दिया हुआ है। हैशटैग मतलब इट इज पेंडिंग फॉर पोस्टिंग। पेंडिंग फॉर पोस्टिंग मतलब RDD का पोस्टिंग अभी हम नहीं करेंगे, हम जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, चौथी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, उसके साथ हम RDD कंसिडर करेंगे। तो हमने बैड डेब्ट्स को पोस्ट नहीं किया,
RDD को पोस्ट नहीं किया, इन दोनों को हम चौथी एडजस्टमेंट के साथ सॉल्व करेंगे। अभी इसको पेंडिंग रखो, उस पर हैशटैग ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इट इज पेंडिंग फॉर पोस्टिंग, राइट। एंड लास्ट आइटम इज सेल्स। तो सेल्स ऑलरेडी हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखा हुआ है बाय सेल्स, इज इट क्लियर। तो वहां पर बाय सेल्स के सामने इनर कॉलम में लिखो 1,20,000 एंड उसके नीचे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं माइनस सेल्स रिटर्न 2,000, तो 1,20,000 माइनस 2,000 बाहर बचे 1,18,000, इज इट क्लियर। यहां पर हमारा ट्रायल बैलेंस का पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हुआ। तो हमने पहले ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पोस्ट की, अब हमने ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पोस्ट की, इज इट क्लियर। अब हम अगली स्टेप पर चलते, तो यहाँ पर हमारी स्टेप 4 कंप्लीट हुई। स्टेप 4 क्या थी? स्टेप 4 थी कि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को फाइनल अकाउंट्स के फॉर्मेट में पोस्ट करो, और तब आपको ध्यान क्या देना है कि हर आइटम एक ही बार रिकॉर्ड करना है। तो देखो हमने जितनी भी आइटम पोस्ट किए सबको एक ही बार रिकॉर्ड किया, लैंड एंड बिल्डिंग एक बार रिकॉर्ड किया, फर्नीचर, परचेज, सेल्स, वेजेस, सैलरी, सबको एक ही बार लिखा, राइट। सिर्फ हमने किया क्या, जिन आइटम्स पर टिक मार्क थे वो इनर कॉलम में लिखा, एडजस्टमेंट्स के लिए लाइन छोड़ी। तो अब हमारा स्टेप नंबर 5 है सॉल्व द एडजस्टमेंट। एंड एडजस्टमेंट सॉल्व करते वक्त आपको याद रखना है कि हर एक एडजस्टमेंट को 2 इफेक्ट देने हैं, राइट। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद सॉल्विंग द एडजस्टमेंट।